जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सी जिमित मकवाना। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर का रिवीजन लेक्चर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स मैंने फर्स्ट वीडियो में लेक्चर जो है उसका रिवीजन वाला वो अपलोड कर दिया है। उसके बाद हमने रेसिडेंशियल स्टेटस वाला लेक्चर अपलोड कर दिया था, राइट। और अब हम 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, राइट। तो उसमें से सबसे पहला हेड जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, मैं सी जिमित मकवाना आपके सामने प्रेजेंट करूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी का मैराथन लेक्चर, ठीक है। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अज्यूम करो कि मैं टाटा के अंदर जॉब कर रहा हूँ, राइट। तो मैं कौन हो गया? जीएस स्टैंड फॉर जिमी सर इज वर्किंग विद टाटा। तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा? रिलेशन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो जाएगा, राइट। तो ये रिलेशन क्या हो गया? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो फिर जो टाटा मुझे जो भी पेमेंट दे रहा है, राइट, वो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोवाइडेड सपोज अभी लोन दे रहा है तो लोन टैक्सेबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे कभी ना कभी रीपे करना ही है, राइट। तो ये डिफरेंस टाइप ऑफ पेमेंट है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो दैट विल बी बेसिकली टैक्सेबल अंडर दिस हेड। फिर ये जो टोटल हो गया ना, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे भाई? उसको हम लोग बोल देंगे ग्रॉस सैलरी। फिर ग्रॉस सैलरी में से 3 तरह के डिडक्शन है। डिडक्शन नंबर 1 इज फॉर प्रोफेशन टैक्स, डिडक्शन नंबर 2 इज फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। पर याद रखना, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वर्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ही मिलता है। और लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो अमेंडमेंट है। 50,000 रुपीज़ आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ऑब्वियसली 50,000 और सैलरी है आपकी 40,000 पूरे साल की, तो आपको 40,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। तो मतलब मैक्सिमम 50,000 तक का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16। फिर वो टोटल हो जाएगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। अभी तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेमेंट है, राइट, दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेमेंट का भाई, बेसिक सैलरी, डियरेंस अलाउंस। तो मैं ये एक एक करके हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा और उसकी टैक्सेबिलिटी बता दूंगा, और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर डिडक्शन करेंगे, राइट, वैसा कि डिडक्शन अंडर 16, तो वो तीनों बता दे, फिर अल्टीमेटली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ खाली बतानी चाह रहा था कि भाई ये लेक्चर है ना काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सपोज रिवीजन है तो माइट पॉसिबल कि 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स जो भी है अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई ये लेक्चर हम 2 पार्ट में करें, राइट। तो फर्स्ट पार्ट, और मैक्सिमम अगर कुछ हुआ बाई चांस कोई अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल रिलीफ अंडर 89 वाला, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट में ये लेक्चर को कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कवर कर देंगे, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहला मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो है आपकी बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का मैंने आपको फंडा क्या बताया था भाई? बेसिक सैलरी तो ऑब्वियसली इट इज़ योर इनकम, तो देयरफॉर स्ट्रेट अवे इट विल बी टैक्सेबल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर सपोज अज्यूम करो कि भाई मेरी महीने की पगार है 1 लाख रुपीज़, अगर मैंने 12 महीना जॉब की है तो भाई 12 लैक्स हो जाएगी सालाना इनकम मेरी स्ट्रेट अवे। हाँ, पर मैंने जॉब सिर्फ 9 मंथ्स की थी तो भाई इनकम तुम्हारी 9 लैक्स हो गई। तो अल्टीमेटली बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है, मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ मंथ्स आपने काम किए उससे पूरे प्रीवियस ईयर में। इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट आपको मल्टीप्लाई बाय 12 ही करने का है, ठीक है। ये सैलरी आपकी ड्यू और रिसिट व्हिच इज अर्लियर पे टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। जैसे एग्जांपल हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई जो मार्च महीना है, राइट, मार्च महीने की पगार हमको मिलती है अप्रैल में, राइट, पर वो 31 मार्च को ड्यू हो जाती है। जो आपने रिसिट की है से एग्जांपल 10th ऑफ अप्रैल, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, तो फिर भी इसको क्या माना जाएगा? ईयर प्रीवियस ईयर वाला जो है उसकी इनकम मानी जाएगी। तो मतलब वो मार्च में ही मार्च की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो फंडा यही है, रिसिट और ड्यू विच इज अर्लियर। नेक्स्ट फंडा ये है आपका भाई कि भाई ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल कि नेट सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। अब ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या हो जाएगा? से अज्यूमिंग कि भाई मेरा पगार है यहाँ पे 70,000, राइट। फिर वो लोग मेरा TDS का 10,000 काट रहे हैं और 10,000 वो लोग काट रहे हैं से एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड का। तो इफेक्टिवली मेरे पास कैश जो सैलरी मैं घर पे लेके जा रहा हूँ वो 50,000 हो जाएगी। बट इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है भाई कि तुमको ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लेने का है। मतलब यू आर सपोज टू टेक व्हाट
70,000। तो जब नेट वर्थ दिया रहेगा ना एग्जाम में, तभी आपको मानने का है और ये दो एडिशन करने के हैं। हाँ, कुछ बोला नहीं है तो ग्रॉस सैलरी अज्यूम करने का है, और बाई चांस आपको सिर्फ सैलरी वर्ड भी दिखा है तो आप ग्रॉस सैलरी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बट अगर डिडक्शन दिए है तो ये दो डिडक्शन आपको ऐड करने, मतलब क्या क्या आ सकता है, टीडीएस का डिडक्शन एक आ सकता है, एक प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन आ सकता है, और एक तीसरा आ सकता है कि भाई लोन लिया है तो सपोज आपने ऑफिस से कोई लोन लिया तो उसका भी जो डिडक्शन आ सकता है, क्योंकि वो आप ईएमआई की तरह पेमेंट कर रहे हो तो वो भी डिडक्शन आएगा। तो पर आपकी सैलरी नेट टैक्सेबल होगी कि ग्रॉस, तो ऑलवेज याद रखना ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग डीएनएस अलाउंस। तो भैया डीएनएस अलाउंस मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ने के लिए जो आपको पैसा दिया जाता है वो शॉर्टकट में। तो जब मिला ऑब्वियसली वो भी टैक्सेबल ही हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लाइक योर इनकम ओनली। हाँ, वेदर इट इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट या जो भी पार्ट ऑफ सैलरी, ये दोनों ही केस में टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी या नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, ये भी मैंने आपको बताया था लेक्चर में, राइट। तो बस अगर जितने महीने काम किए उतने महीने का दे दो, मल्टीप्लाई कर दो। इफ़ इट इज़ गिवन इन दी मंथली बेसिस देन मल्टीप्लाई फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स। वही 12 महीना काम किया है तो 12 महीना, कुछ नहीं दिया तो भी 12 महीना, फिर जब रिटायर हो गया है सिर्फ 8 महीना काम किया है तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर देना, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट पे आ रहे हैं, उसके बाद बोनस। बोनस मतलब ऑब्वियसली जो दिवाली पे बोनस मिलता है, राइट। तो दिवाली पे आपको देखो सिर्फ बोनस वर्ड दिया है ना तो डेफिनेटली टैक्सेबल कर दीजिए। बोनस रिसीव्ड वर्ड दिया है तो भी आपको इसको टैक्सेबल कर देना है। लेकिन आपको बोला गया है बोनस डिक्लेयर। बोनस डिक्लेयर मतलब क्या कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जहाँ मैं टाटा था, राइट, टाटा में मैं जॉब कर रहा था, मुझे बोला गया कि जिम्मे तेरे को इस दिवाली में हम लोग 1 लाख का बोनस देंगे, तो देंगे, बट आई हैव नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, तो टैक्सेबल हो जाएगा कि कुछ नहीं, तो नो ट्रीटमेंट, डैश हो जाएगा। तो खाली बोनस तो भी टैक्सेबल, बोनस रिसीव तो भी टैक्सेबल, और बोनस डिक्लेयर तो इग्नोर कर देना है। फिर हम लोग आ जाएंगे भाई अरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी पे। अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब क्या हो गया कि भाई पुराने ज़माने का पगार अभी मुझे मिल रहा है तो भाई जब मिला तब टैक्सेबल करवा दीजिए, कुछ डिस्प्यूट था, इंक्रीमेंट मांगा था मिला नहीं, राइट। फिर आ गया तुम्हारा एडवांस सैलरी। तो एडवांस सैलरी का भी वही फंड है भाई। एडवांस सैलरी मतलब क्या हो गया कि आप आने वाले 2 महीनों की पगार आज ले रहे हो, राइट। फ्यूचर की सैलरी जब प्रेजेंट में ले रहे हो तो उसको बोलेंगे एडवांस सैलरी। पास्ट की सैलरी जब प्रेजेंट में मिल रही है तो उसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ सैलरी, राइट। तो अरियर्स ऑफ सैलरी जब मिला तब टैक्सेबल कर दीजिए। हाँ, और एडवांस सैलरी में क्या हो गया, खाली वर्ड एडवांस दिया है, वर्ड एडवांस का मतलब हो जाता है लोन, तो इट विल नॉट एट ऑल टैक्सेबल, क्योंकि लोन आपको कभी ना कभी रीपे करनी पड़ती है, इट इज़ नॉट योर इनकम, राइट। हाँ, लेकिन ऐसा वर्ड दिया है कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी, तो भाई वो भी वही हो गया कि भाई आपने लोन ही लिया है, क्योंकि एडवांस अगेंस्ट सैलरी मतलब क्या कि हर महीने मेरे सैलरी में से वो पैसा काट लेना। और लास्ट वर्ड आ गया कि भाई सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, तो भाई जब मिली तब टैक्सेबल कर दो क्योंकि आपने एडवांस में सैलरी ले ली है। नेक्स्ट वर्ड आ गया तुम्हारा कमीशन। तो भाई कमीशन भी वही है, जब मिला तब टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। अभी हम लोग आ रहे हैं भाई प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड का मैं सबसे पहला फंडा मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि भाई ये मैं प्रोविडेंट फंड है एक, राइट। ये मैं हो गया मतलब जिमित सर का कंट्रीब्यूशन, ये टाटा का कंट्रीब्यूशन, और ये हो गया उसका इंटरेस्ट, राइट। तो होगा क्या पता है, हर महीने मेरी पगार से 10,000 जाएंगे प्रोविडेंट फंड के खाते में। सेम अमाउंट मोर और लेस टाटा वाला भी देगा, तो 20,000 हो गए, 10 मेरे 10 टाटा के। और तीसरा आ गया, ये पैसा आपने कहीं प्रोविडेंट फंड अकाउंट में सेव किया है तो बाय डिफॉल्ट आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो बोलेगा ये क्या है कि भाई एम्प्लॉय का इसका पैसा मिलने वाला है, बट कब मिलेगा भाई, रिटायरमेंट पे मिलता है जनरली, समझ गए, डेथ पे घर वालों को मिले, पर एनीवेज तो रिटायरमेंट पे पैसा आपको मिल जाएगा, राइट। हाँ, और रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा तो वो जो पैसा रहेगा वो बड़ा अमाउंट रहेगा, इट इज़ लाइक योर सेविंग, तो उसको हम लोग बोल देंगे लमसम अमाउंट, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड का फंडा क्या हो गया कि भाई जिमी सर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो दैट इज एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, टाटा का कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और इंटरेस्ट, और लास्ट में जो आ गया वो तुम्हारा आ गया लमसम अमाउंट। तो गाइस प्रोविडेंट फंड है तुम्हारे, पीपीएफ भी रहता है, वो ईफॉस में आता है, पर एनीवेज यहाँ के लिए अपने को यही 3 पढ़ने हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब वो गवर्नमेंट में नहीं प्राइवेट में मिलता है, लेकिन उस फंड को
CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव किया है और यहाँ पे इनकम टैक्स ने अप्रूव नहीं किया है, राइट। अब ये तीनों केस में ट्रीटमेंट अलग अलग है। देखिए तीनों केसेस में ट्रीटमेंट अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं भाई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब क्या था भाई कि जो गवर्नमेंट को मिलता है, राइट। तो जो जिमी सर का कंट्रीब्यूशन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था भाई नेट सैलरी टैक्सेबल रहता है कि ग्रॉस, तो बाय डिफॉल्ट ग्रॉस बोला था, राइट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मेरा पगार 70,000 है, 10,000 TDS के लिए और 10,000 PF के लिए कट गए, राइट। ये दो अमाउंट कट गए तो मेरे हाथ में नेट सैलरी 50 आ रही है। लेकिन सैलरी के चैप्टर में हम लोग नेट सैलरी टैक्सेबल लिखते कि ग्रॉस, तो भाई ग्रॉस मतलब ये अमाउंट टैक्सेबल कर दिया है। तो 70,000 जब आप टैक्सेबल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये वाले डिडक्शन भी टैक्स हो ही गए हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है पता है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में डिडक्ट हुआ है ना, वो ग्रॉस सैलरी में ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। आई विल रिपीट दिस कंसेप्ट, ये काफ़ी सारों को CA बनने के बाद भी पता नहीं चलती है, मतलब ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि भूल जाते हैं फिर सैलरी, क्योंकि फाइनल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। एनीवेज तो अल्टीमेटली अपने को यही ध्यान रखने का है भाई, ये 70,000 इज योर ग्रॉस सैलरी, 10,000 इज योर डिडक्शन, दिस 10,000 इज ऑल्सो योर डिडक्शन, राइट। फिर 50,000 आपको पगार आ गई तो आपको नेट सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी कि ग्रॉस, तो भैया ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ग्रॉस क्यों हो जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स में बताया गया है, राइट। तो ऑटोमेटिकली जो मेरा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है जिमी सर का कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, ये ऑलरेडी उस पर टैक्स लग चुका है, तो ये ऑलवेज इग्नोर होगा। सेकेंड चीज़ क्या आ गई फिर, बॉस का कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज टाटा का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट, और लास्ट में लमसम अमाउंट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये लोन लिख के दे दी है, इट इज़ ऑलरेडी टैक्सेबल इन ग्रॉस सैलरी, देयरफॉर इग्नोर करने का इधर, राइट। और इसका डिडक्शन मिलता है आपको ATC में, बिकॉज आप और ये हाँ ATC के टाइम के रिवीजन लेक्चर में आपको समझा दूंगा, राइट। फिर आगे तुम्हारा ये हो गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब हम लोग आ रहे हैं भाई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या हो गया, मतलब गवर्नमेंट वाला के प्राइवेट, ये प्राइवेट है लेकिन इसको CIT कमीशन ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव किया हुआ है, करेक्ट, अप्रूव किया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वापस जिमित सर का कंट्रीब्यूशन आ गया तुम्हारा, जस्ट मिनट, हाँ जिमित सर का कंट्रीब्यूशन, तो वो तो इग्नोर, क्योंकि उसकी वो नोट है तुम्हारी टकाटक नोट। फिर टाटा का कंट्रीब्यूशन, तो वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट अप टू 12%, किसका 12%, 3 जन, बेसिक सैलरी, डे इन टर्म्स एंड टर्न ओवर कमीशन, और इंटरेस्ट जो एग्जाम्प्ट हो जाएगा वो 9.5% तक एग्जाम्प्ट। फिर लास्ट में आपको जब बुढ़ापे में लमसम अमाउंट मिलेगा ना, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो के आपने भाई 5 साल तक जॉब किया रहेगा, उसके बाद तुम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो। हाँ विद इन 5 साल मतलब विद इन 5 ईयर्स भी अगर विड्रॉ किया है, लेकिन क्या, क्योंकि आपके बॉस की कंपनी बंद हो गई थी तो वैसे भी कंडीशन है, पर रिवीजन के लिए इतना काफ़ी है कि भाई जिमी सर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ 3 जन, और इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%, और लमसम अमाउंट वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर तीसरा आ गया तुम्हारा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, राइट। और इसमें भी 80 में डिडक्शन मिल जाएगा, और डिडक्शन के टाइम पे रिवीजन में बता देंगे। हाँ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अभी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब CIT ने अप्रूव किया था कि CIT ने अप्रूव नहीं किया था, तो भाई CIT ने अप्रूव नहीं किया था, तो उसमें भी क्या आ जाएगा तुम्हारा कि भाई देखो जिमी सर का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर, राइट, क्योंकि वो ग्रॉस में टैक्सेबल है, वो तुम्हारी टकाटक नोट। बॉस का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, वो भी इसको एग्जाम कर दिया, अभी इंटरेस्ट भी एग्जाम कर दिया। पर इसका हाल क्या करेगा, जब लास्ट में लमसम अमाउंट मिलेगा ना, ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब क्या, इससे गवर्नमेंट नाराज थी, तो लमसम अमाउंट जो था ना उसके 4 फव्वारे बनेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये 4 फव्वारे क्या है बेसिकली, तो ये 4 फव्वारे क्या है तुम्हारे कि भैया देखो ये जो 4 आपको लमसम अमाउंट मिले, तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, जिमी सर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन जिमी सर कंट्रीब्यूशन, टाटा का कंट्रीब्यूशन, और मेरा उस सॉरी और टाटा का उस इंटरेस्ट ऑन टाटा कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों चीज़ें तो मुझे बॉस से ही मिल रही है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो बॉस से मिला वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। और इसमें क्या हो गया, जिमी सर कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर, क्योंकि बोला ना वो टकाटक नोट ऑलरेडी टैक्सेबल ही है। और जो इंटरेस्ट ऑन जिमी सर कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा,
क्योंकि एज इफ के आपका इन्वेस्टमेंट था और आपके इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, वो है नेक्स्ट कंसेप्ट तुम्हारा ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी में भी यही चीज़ें है भाई। ग्रेचुइटी अभी देखो, अगर ग्रेचुइटी आपको ड्यूरिंग दी जॉब मिली, मतलब ड्यूरिंग दी जॉब मतलब कि आप जॉब करते रहते और मिल गया, तो भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन वही ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिली, वही ग्रेचुइटी अगर आपको, जस्ट अ मिनट, वही ग्रेचुइटी अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी तो कितने फव्वारे हो जाएंगे, एक गवर्नमेंट वाला और एक प्राइवेट वाला। गवर्नमेंट वालों के लिए अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट वाले के लिए वो अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और प्राइवेट वालों के लिए क्या हो जाएगा, तो भाई दो होते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट फॉलो करते हैं और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट फॉलो नहीं करते। जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट फॉलो करते हैं उसको हम लोग बुलाएंगे पोगा एम्प्लॉय, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर हो रहे हैं, और जो एक्ट फॉलो नहीं करते उसको बुलाएंगे नॉन पोगा एम्प्लॉय। तो पोगा एम्प्लॉय का क्या फॉर्मूला है, तो 1 2 3 विच इज लेस, तो 2 3 2 तो जो भी आपको ग्रेचुइटी का अमाउंट मिला है, और 3 है मैक्सिमम 20 लाख, राइट। सेम इसमें भी वही है अपना, नॉन पोगा में भी क्या बोल रहे हैं पता है कि 2 और 3 वही है सेम, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख। बट मेन यहाँ पे गेम है, तो पूरा लॉजिक मैंने समझाया, तो वो 4 संडे वाला, राइट। तो 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर वर्क। याद रखना इधर नंबर ऑफ ईयर, सपोज 25 साल 7 महीना है तो 26 ले लेंगे, 25 साल 6 महीना है तो 25 ले लेंगे, राइट, और 25 साल 3 महीना है तो 25 ले लेंगे। तो अल्टीमेटली पोगा होगा तो राउंड ऑफ होगा। मेरे सर भी, मैंने जहाँ पर टैक्स पढ़ी थी वो यही डायलॉग मारते थे कि भाई पोगा होगा तो राउंड ऑफ होगा, ठीक है। फिर आ गए नॉन एम्प्लॉय में, नॉन पोगा एम्प्लॉय में, तो उसमें हाफ है, मतलब 15/30 को आप मैथमेटिकली करोगे ना तो वो हाफ हो जाएगा। तो हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर वर्क, अगर उसमें 28 साल 11 महीना काम किया तो भी 28 साल ही माना जाएगा, ये फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, खत्म हो गई स्टोरी, राइट। और यहाँ पे सैलरी, पोगा में सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए, इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर्मिंग नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर्मिंग नॉट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी वो सब आ जाएगा, मतलब बेसिक सैलरी और डीए दोनों का टोटल आ जाएगा लेटेस्ट वाला। लेकिन जिस महीने में जॉब छोड़ी वो, और इधर क्या आ जाएगा लास्ट 10 महीने की एवरेज, किसकी एवरेज, बेसिक सैलरी, डे इन टर्म्स एंड टर्न ओवर कमीशन की, समझ गए। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे भी आपको दे दिया है ना भाई पूरा लेटेस्ट बेसिक सैलरी, ये नोट्स भी आप सर रहेगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और मैं वहाँ पे टेलीग्राम लिंक पे एमसीक्यू भी डालते रहता हूँ, सो दैट आप अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर पाओ, सो दैट ये रिवीजन और वो एमसीक्यू इतना भी आपको मैराथन जैसा ही हो गया ये लेक्चर, और एमसीक्यू सॉल्व कर दिए, तो आई होप कि आपका वो भी पर्पस सॉल्व कर देगा, राइट। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी कोई चैप्टर में डिफ़िकल्टी हो तो आप इतना भी रिफ़र कर ले तो भी बहुत है। अभी हम लोग, हाँ, ये राउंडिंग ऑफ वाला भी कंसेप्ट सिखा दिया था आपको, राइट। अब हम लोग आ रहे हैं पेंशन पे। देखो पेंशन है ना 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 टाइम पे रिसीव्ड होते हैं इन शॉर्ट। एक तो रिसीव ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं जॉब करूँ और मुझे पेंशन मिल रही है तो भाई तो ये तो टैक्सेबल ही हो जाएगा, क्योंकि पेंशन का मेन फंडा वही है कि जॉब के बाद मिलना। तो ये यहाँ पे आ गया कि रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट हो रहा है वो टाइम पे जो मिली वो, तो वो नोट है, उसका टैक्सेबिलिटी मुझे आपको समझाने का है। तीसरा क्या है तुम्हारा, रिसीव्ड बाय रिलेटिव ऑन डेथ, मतलब मैं मर गया, मेरे बीवी मतलब मेरे घर वाले को जो पेंशन मिल रहा है, राइट, तो उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी और उसमें डिडक्शन मिलता है। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी, तो वो 1/3 और एक्चुअल अमाउंट और 15,000 विच इज लेस जितना डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। इफोर्स में वापस डिटेल में पढ़े रिवीजन में। अभी आ जाओ हम लोग पेंशन। तो पेंशन 2 तरह के होते हैं, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब क्या हो जाता है, जो मंथली बेसिस पे, मतलब रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको मिलता रहता है। से एग्जाम्पल में दिसंबर में रिटायर हुआ तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च मुझे जो पेंशन मिलेगा हर महीने, दैट इज कॉल्ड एज अनकम्यूटेड, और ये सबके लिए टैक्सेबल है, वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई और प्राइवेट एम्प्लॉई। तो अनकम्यूटेड मतलब क्या, हर महीने हर साल सालों साल मरते दम तक,
फिर आ गया तुम्हारा कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब क्या हो जाता है, एक लमसम अमाउंट। तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अदर एम्प्लॉय मतलब बाय डिफॉल्ट प्राइवेट वाले को मिला तो प्राइवेट वाले से हम लोग क्या पूछेंगे कि भाई तेरे को ग्रेच्युटी मिली, और वो बोल रहा है कि भाई मुझे ग्रेच्युटी मिली है, तो भाई ठीक है, टोटल पेंशन है याद रखना 100%, उसका 1/3 अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और वो बोल रहा है कि भाई ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड, तो टोटल पेंशन मतलब फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इंटू हाफ मतलब 50% तक आपका अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। एक सेकेंड, हाँ थैंक यू गाइस। तो इसके हिसाब से ये चैप्टर मैंने यहाँ पे ख़त्म नहीं किया है, डेफिनेटली सेकेंड पार्ट और 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, और अगर बचा कोई पॉइंट तो वो मैं थर्ड वीडियो में अपलोड करके आपका ये चैप्टर यहाँ पे उसका मैराथन रिवीजन लेक्चर समअप कर डालूंगा। ठीक है गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद है, और प्लीज़ गाइस इसको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका देखो मोर और लेस कितना 20 मिनट्स फिर 60, हाँ मतलब 1-8 घंटे में मैं ट्राई करूँगा कि आपका पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाए। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके CS वाले और CA में भी तो अभी MCQ आ ही गए हैं राइट, तो आप MCQ चैनल पे भी कवर कर सकते हो, मतलब अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, तो आपकी वहाँ पे ही फ्री में टेस्ट सीरीज़ हो जाएगी, आपको कोई टेस्ट सीरीज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ कमेंट करना गाइस, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक चीज़ याद रखना, एक इरादा, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, बहुत मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।